हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे किरण पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 में सेट नंबर 5 को। इससे पहले इसमें 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हमारा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन में वॉल्यूम 1 24 प्रैक्टिस सेट का पूरा कंप्लीट हो चुका है और वॉल्यूम 2 में 4 प्रैक्टिस सेट भी हो गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 5 को। सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर वही पूछ ले कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो विधानसभा का बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद का बनने के लिए 30 वर्ष। यही लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की भी उम्र है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु है, तो इन सभी को याद रखेंगे। और पंचायत से संबंधित प्रावधान जो है ये किस भाग में दिए हुए हैं, तो भाग 9 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 243 से लेके 243 ए से लेके 243 ओ तक दिए हुए हैं। ये पंचायत से संबंधित प्रावधान है और पंचायतों को 11वीं अनुसूची में डाला गया है और इनको कुल 29 विषय प्रदान किए गए कानून बनाने के लिए। तो इन सभी बात को पंचायत से संबंधित याद रखेंगे। और पंचायत से संबंधित एक और बात है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत मिला था, जो कि 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायत से संबंधित सारे तरह से क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए। 2, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये जो है लगभग 74 एकड़ में फैला हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। तो वैश्विक व्यापार के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित कौन सा संगठन है, तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही होती है, लेकिन ये जो होती है वो गैट के तौर पे होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद GATT के तौर पे इसकी स्थापना होती है 1945 में। लेकिन अगर WTO की स्थापना का बात कर लें तो WTO की स्थापना 1995 में होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। उस समय गैट के तौर पे परिकल्पना किया जाता है कि वैश्विक व्यापार के गठन के लिए एक संगठन का होना जरूरी है, तो उस समय गैट नाम से एक संगठन की स्थापना की जाती है। लेकिन 1995 में इसका नाम WTO से स्थापना किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे, दोनों अलग अलग चीज़ है। 4, 2011 की भारतीय जनगणना के मुताबिक डैश मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी पुंजों को मेगा सिटीज़ के तौर पर जाना जाता है। तो कितने से अधिक मिलियन से आबादी होती है तो उसको मेगा सिटीज़ के तौर पे जाना जाता है, तो यह है कि 10 करोड़ 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को पुर्जों को मेगा सिटीज़ के तौर पे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 5, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 299। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 229 सदस्य जो थे ये भारतीय प्रांत से थे, जो कि 12 उस समय भारतीय प्रांत हुआ करता था, और 70 सदस्य जो थे ये 29 देसी रियासतें से थे, तो इनको ध्यान में रखेंगे। ये कुल 299 थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 6, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कलमकारी चित्रकला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो यह है मसूलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ये मसूलीपट्टनम कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये कलाकारी का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके इमली की कलम से की गई हाथ की पेंटिंग की एक प्राचीन शैली है, ये कलमकारी चित्रकला, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, एजेंडा 21 डैश में
अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो एजेंडा 21 का संबंध जो है ये किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 से है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। रियो शिखर सम्मेलन 1992 क्या है? तो ये जो है ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन के तौर पे भी जाना जाता है, रियो सम्मेलन। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, उसी में एजेंडा 21 के बारे में बात की गई थी। अच्छा, और ये जो है UNCHS स्टॉकहोम सम्मेलन 1992 ये किस पे है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 8 वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाई आई एम अ हिंदू नामक पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि वाई आई एम अ हिंदू। 9 निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये है पालकोंडा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नीलगिरी कहाँ पे? तो नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई कहाँ पे है? तो अन्नामलाई जो है ये भी तमिलनाडु में है, अन्नामलाई। और महाबलेश्वर, ये महाबलेश्वर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। और पालकोंडा की पहाड़ी तो ये है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 निम्नलिखित में किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना जो है ये कहाँ पे हुई थी? ये ताशकंद में हुई थी। ताशकंद में ये किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 1920 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और इसमें किनका योगदान था? MN रॉय का, अबानी मुखर्जी, रोजा फिटिगोम, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक, इन सभी का योगदान था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में। 11 निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दिए गए ऑप्शंस में कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो ये है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, तो इसको आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टाई बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये तीनों जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 12 निम्नलिखित में से क्या श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 13 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो 1983 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कपिल देव साहब थे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। कपिल देव को ही हरियाणा हरिकेन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद भारत कब वर्ल्ड कप जीता? 1983 के बाद 2011 में, उसके बाद आज तक नहीं जीत पाया है। 14 निम्नलिखित में कौन सा खेल यूथान कप से संबंधित है? तो यूथान कप से संबंधित है खेल लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये कंपनी के रूप में निगमित कब हुई थी? तो ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 16 1722 में आगरा की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो 1722 में आगरा की सूबेदारी जो है ये सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 17 निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य ये कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 18 कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था। तो कृषि उड़ान योजना का शुभ आरंभ वर्ष किस बजट में इसको घोषित किया गया था? तो 2020-21 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने में मदद करने का था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया, तो इसलिए ये योजना जो है ये तो विफल हो चुकी है। 19
भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2040 तक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 20 इनमें से किन दो इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस तत्कालीन यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी? तो रूस के सहयोग से किसका किसका स्थापना किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इन दोनों की स्थापना जो है ये रूस के सहयोग से की गई थी, बोकारो और भिलाई। बोकारो कहाँ पे? झारखंड में है और भिलाई छत्तीसगढ़ में है। तो इसको याद रखेंगे, इन दोनों का स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले दुर्गापुर वाला, तो ये किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, इन तीनों को किया गया था सेकेंड पंचवर्षीय योजना में और बोकारो को किया गया था थर्ड पंचवर्षीय योजना में। तो इसको आप याद रखेंगे। 21 मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है इसका संबंध है बिहार से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 22 रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको बिना अपील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है। और इसमें क्या शामिल किया गया था कि सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर है। उसी को मैंने सरल भाषा में बताया, इसे बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा जा सकता है, यानी कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। 23 छतों पर वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छतों पर वर्षा के जल को संचय को अनिवार्य बनाने वाला जो भारत का एकमात्र राज्य है वह तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 24 निम्न में कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो आर्थिक भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र नहीं है? तो यह है जनसांख्यिकी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। 25 कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये कौन सा देश है? तो ये है जापान। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है जापान। 26 संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो संगराई जो है ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये जो है ये चैत्र माह में मनाया जाता है त्रिपुरा में। 27 समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसी में डैश द्वीप देश शामिल है? तो ये भारत हो गया। भारत के दक्षिणी में कितने द्वीप देश हैं? तो एक है ये श्रीलंका और एक है मालदीव। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2 द्वीप देश हैं भारत के दक्षिणी पड़ोसी में। 28 टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बनता है? तो ये बनता है 1782 में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और टीपू सुल्तान जो था ये जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था और इसकी मृत्यु 1799 में आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछ ले कि मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। 29 SNDP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 30 निम्नलिखित में कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है? तो अम्बुबाची मेला महोत्सव जो है इसका संबंध है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 31 स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो स्तूप बनाया गया था पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जिसमें स्तूप में क्या था कि बुद्ध के पवित्र अवशेषों को रखा गया था, तो इसलिए स्तूप बनवाया गया था। 32 ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति जो है ये बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शाश्वत ईश्वर की पूजा करना।
33 मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण डैश का स्वागत करने हेतु कराया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है ये किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1911 में करवाया गया था। 34 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में बात करता है? तो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, और इसमें आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है ये कब आयोजित की गई थी? 1951 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 36 संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो राज्य विधानमंडल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है आर्टिकल 168 से 212। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, और ये भाग 6 के अंदर दिया हुआ है। 37 बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी? तो हर्षचरित की रचना जो है ये बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और ये बाणभट्ट कौन थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 38 संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएन के अंदर भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और ये जो है अरिंदम बागची ये 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। 39 TAH विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो TAH विनायक राम का संबंध जो है ये है घटम से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 40 निम्नलिखित में कौन सी नदी सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की इसमें सहायक कौन नहीं है? तो यह है सोन। सोन जो है ये बिहार में बहती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कहाँ से निकलती है ये सोन? तो ये अमरकंटक से निकलती है और उसके बाद पटना के समीप गंगा से मिल जाती है। 41 निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत का जो वर्णन है ये भारत की संविधान की प्रस्तावना में है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और प्रस्तावना में अभी तक बस एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें कुल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। 42 मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत जो है ये दिए थे श्री नारायण गुरु। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 43 स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और डैश को जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये श्रीनगर और किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 44 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1206 से लेकर 1290 तक कौन कौन आएंगे? तो ये आ जाएगा, सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आएगा इल्तुतमिश, उसके बाद आएगी रजिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 45 निम्न में कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर कौन नहीं है? तो यह है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसका उपयोग जो है वो सूचना प्रसंस्करण कार्यों के लिए किया जाता है, यह पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। 46 पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर झील जो है ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 47 निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए पहला व्यक्तित्व ओलंपिक पदक जीता था? तो भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक पहला किसने जीता था? तो ये थे खासबा जाधव। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये कांस्य पदक जीते थे, एथलीट थे, 1952 में कांस्य पदक जीते थे खासबा जाधव। 48 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो लक्ष्मीबाई जो है ये 1858 में युद्ध में शहीद हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
49, भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीते? तो भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में 111 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो चाइना में हुआ था। 50, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना ITDP किस पंचवर्षीय योजना में एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था? तो ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था? एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 51, समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? तो समुद्र की सतह पर लवणता जो है ये बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 52, CHCl3 का सामान्य नाम क्या है? तो CHCl3 का सामान्य नाम जो है यह क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये क्या होता है? एक ज्वलनशील गैस होता है क्लोरोफॉर्म। 53, बाथरूम के शीशे तथा झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? तो ऐसा होता है परावर्तक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 54, अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से निकलता है और इसकी कमी से क्या होता है? तो डायबिटीज़ नामक रोग होता है, मधुमेह। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 55, 1828 में निम्नलिखित में से किसने प्रदर्शित किया था कि सिल्वर साइनाइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करने से किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होगा? तो ये किसने कहा था? तो ये फ्रेडरिक वोलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 56, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग जो है ये काला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 57, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत युक्त ऋणात्मक मूल तत्व है? तो न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व जो है ये कौन सा है? तो ये है CS। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सीजियम कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर जो है 55 होता है। 58, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो धीमा तथा सामान्य माध्यम की ओर झुक जाता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सामान्य यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाता है। 59, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 60, डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो जुड़े हुए पैर जो है ये किस में होता है? तो आर्थ्रोपोडा में होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 61, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान हो अर्थात, तो जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान जो है अर्थात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 62, शुक्राणु का निर्माण डैश में होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो है ये वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 63, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका स्नायु बंधन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 64, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्धनीय है? तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो ये है सिल्वर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 65, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो किसी वस्तु में होने वाली पदार्थों की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 66, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुष में जो है वृषण कोष शरीर के बाहर इसलिए होता है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर
3 इज द राइट आंसर। इसलिए जो है उसमें वृषणकोश जो है वो शरीर के बाहर होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 67 कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। तो कार्य पूरा हुआ है, इसके लिए 2 शर्त में से एक शर्त क्या है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, तभी तो कोई कार्य होगा। कि एक वस्तु यहाँ है, इसको यहाँ उठा के रख देंगे तभी ना ये कार्य कहलाएगा। 68 निम्नलिखित में कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो रंध्र को बंद होने और पत्तियों को गिराने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कभी ये पूछ ले कि एब्सिसिक एसिड ये किस में पाया जाता है, तो पैरों में पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 69 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 50, 43 सीढ़ी चढ़ता है, एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या निकाल लेना है कि हाइट निकाल लेना है। हाइट हम कैसे निकालेंगे? तो 43 सीढ़ी चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 है, और इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आएगा 6.45। जी दिया हुआ है हमारे पास 10, तो पावर बराबर क्या होता है mgh/t। तो हम क्या करेंगे 50 को 10 सेकेंड में और 6.45 ये जो हमारा हाइट आया था बाई 10 करेंगे, तो ये आएगा 322.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 70 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा डैश होगी। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसको हम जितना वाट का बल्ब है जितना घंटे जलेगा, तो ये एक बार का निकल जाएगा, तो इसको 5 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 पंचे 40, तो ये आ जाएगा 4000। तो 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है, तो 4000 वाट बराबर 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर 1। 71 एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श पर u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है। चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। तो चाल में होने वाला परिवर्तन जो है ये कितना आएगा? तो ये 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 72 कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डैश है। तो CO2 का जो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है कितना होता है? तो CO2 एक कार्बन का होता है 6 दूना 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा? तो ये आएगा 44 म्यू। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 73 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश की प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना है? तो किया गया कार्य इसमें कितना आ जाएगा? W। तो W बराबर क्या होता है? V × C, यानी कि 10 × 25 50 जूल। ऑप्शन 2। 74 एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होगा? तो अम्ल और क्षार से क्या मिलता है? तो हमें क्या मिलता है? तो लवण और जल मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 75 डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर 1 टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमनोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो आज ही हमारा किरण पब्लिकेशन में सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में। इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन वो आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाके टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे लगातार सारा PDF अपलोड कर दिया जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से सॉल्यूशन भी देख लेंगे। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि काम के लिए आपका हेल्प हो पा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।